हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 7 नवंबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट रहता है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए बहुत अच्छे तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएं। ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक लाइन में मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 दिन हमारी इस क्लास को करके देखिए। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में डेफिनेटली देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा, उसमें आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें, क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, और कब हुआ है? तो 1 नवंबर को हुआ है। 1 नवंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 1 नवंबर से धूम्रपान और व्यापिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? ये देश है मालदीव। और अब मालदीव देश में 1 जनवरी 2007 के बाद जो भी लोग हैं उनके ऊपर प्रतिबंध है कि वो धूम्रपान और व्यापिंग नहीं कर सकते हैं। पहले आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है आमिर खान को। ये पहला ऐसा अवार्ड क्रिएट किया गया है और इसके विनर हैं पहले आमिर खान। इनको ये अवार्ड दिया जाएगा 23 नवंबर को। कहाँ पर? पुणे में। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई? तो 556वीं इनकी जयंती थी। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब, तत्कालीन राय भोई की तलवंडी, पाकिस्तान में। ठीक है, और इनका जो जयंती है वो बेसिकली कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 एटीपी 1000 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो जानिक सिनर ने, जो कि इटली से हैं। पुरुष युगल विजेता कौन थे? हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन ब्रिटेन से। ठीक है, जानिक सिनर ने इस इवेंट में किसको हराया था? फेलिक्स को हराया था। और फेलिक्स कौन से देश के लिए खेलते हैं? कनाडा के लिए। किस देश ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफल रूपांतरण किया है? तो चीन ने। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा थोरियम कौन से देश में पाया जाता है? तो इंडिया में। नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय गर्ग को। BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में, जिसमें कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने भाग लिया था। नवंबर 2025 में देश में अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फंड का शुभारंभ किया? इस फंड का नाम है अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना कोष। अगला है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है दक्षिण कोरिया के ग्योंगजो में। और इसके लिए विषय क्या रखा गया था? एक सतत कल का निर्माण, जुड़े नवोन्मेषी बने, समृद्ध हों। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो 2026 का ये शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा? ये चाइना में होगा। पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में। कब से कब तक? 11 से लेकर 14 दिसंबर तक। किस राज्य में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में है ये अभ्यारण्य और इसको चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जा रहा है। पहले 2 कौन से हैं? पहला है कुनो नेशनल पार्क और दूसरा है
गांधी सागर अभ्यारण्य दोनों ही मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 कल के करंट अफेयर्स थे। इनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। इसी के साथ चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? प्रोजेक्ट चीता के तहत विच कंट्री विल सप्लाई 8 चीतास टू इंडिया इन दिसंबर 2025? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना जो है वो 8 चीतास सप्लाई करेगी इंडिया को दिसंबर में 2025 के, यानी इसी साल। बोत्सवाना से 8 चीते दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में भारत आ जाएंगे। ये चीते बोत्सवाना में क्वारंटीन के बाद मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता की आधिकारिक शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2022 को। नामीबिया से 8 चीते आए थे 2022 में और दक्षिण अफ्रीका से हमने 12 चीते लाए थे 2023 में। वर्तमान स्थिति क्या है? अगर हम नवंबर 2025 तक की बात करेंगे तो भारत में चीतों की कुल संख्या है 27। इनमें से 11 चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं तथा 16 चीते भारत में ही जन्मे शावक शामिल हैं। ठीक है, बोत्सवाना की बात करेंगे तो राजधानी है गैबोरोन, मुद्रा यहाँ पे चलती है बोत्सवाना पुला। ठीक है, याद रखिएगा दिसंबर मंथ में हम 8 चीते ला रहे हैं बोत्सवाना देश से। ठीक है, कब हम मनाते हैं इंटरनेशनल चीता डे? इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। बेसिकली इस दिन हम चीता के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी जो लोकेशन है वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल करी? तो भेड़िया की ये प्रजाति है। किस राज्य में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा? हमने पीछे बात करी है, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू करी गई? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में है। किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई? तो ये भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना है? तो ये है अहमदाबाद नगर निगम। किस राज्य सरकार ने बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 साल के बाद काले हिरणों की आबादी को सफलतापूर्वक पुनः जीवित किया है? तो ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल कर लिया? तो हमारा कौन सा स्थान है? 9वां। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2025 के एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स III ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? विच प्लेयर वॉज नाइटेड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ इंग्लैंड फॉर हिज सर्विसेज टू फुटबॉल? आंसर है डेविड बेकहम। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स III ने पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। नाइट का मतलब होता है सर। उन्हें सम्मान खेल और दान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। डेविड बेकहम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड के लिए खेलते हुए अपनी प्रतिभा और कप्तानी से खास पहचान बनाई है। इस उपाधि के साथ ही वो सर डेविड बेकहम के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स III ने इनको सर की उपाधि दी है फॉर हिज सर्विसेज टू फुटबॉल। ठीक है, कंट्री यहाँ पे देखते हैं सबकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात करेंगे तो ये एक पोर्तुगल प्लेयर हैं, ये पोर्तुगीज़ हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है डेविड बेकहम, ये इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं। और गैरेथ साउथगेट भी इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनकी कंट्री आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू लायो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रोहू को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है एज द स्टेट फिश? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, तो पंजाब ने जलीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोहू को राज्य मछली घोषित किया है। ये घोषणा पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने की है। पंजाब में वर्तमान में 43,683 एकड़ भूमि पर मछली पालन होता है, जहां सालाना 2 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, जिसमें रोहू का योगदान जो है वो 42,353 मीट्रिक टन यानी 21.18% है। ठीक है, यही रीजन है कि पंजाब ने ऑफिशियली रोहू को डिक्लेयर कर दिया है एज देयर स्टेट फिश। फाइन, यहाँ पे ऑप्शन में कर्नाटका है। कर्नाटका के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? कर्नाटका स्टेट ने हाल ही में पीरियड लीव की शुरुआत करी है, यानी कि जितनी भी आप फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हों चाहे प्राइवेट में, उनको पीरियड लीव के नाम पर एक छुट्टी मिलेगी पूरे महीने में। ठीक है, यानी कि 12 छुट्टियाँ बनती हैं ये पूरे साल में। तो पीरियड लीव की शुरुआत किस स्टेट ने करी है? आंसर है कर्नाटका स्टेट। अगला प्रश्न है,
प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग का 12th एडिशन किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दबंग दिल्ली ने। ठीक है, इस इवेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन पर 31-28 से रोमांचक जीत के साथ प्रो कबड्डी लीग के 12वें सत्र का खिताब जीत लिया। 2021-22 सीजन के बाद ये दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी लीग खिताब था। इससे पहले 8वें सत्र में भी उन्होंने खिताब जीता था, जब वर्तमान मुख्य कोच जोगिंदर नरवाल उनके कप्तान थे। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के विजेता कौन थे? हरियाणा स्टीलर्स। फाइन, तो ये इसका 12th संस्करण था और इसके विनर हैं दबंग दिल्ली। इन्होंने किसको हराया है? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने पुनेरी पलटन को हराया है। ओके, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इवेंट हाल ही में कंक्लूड हुआ है और ये है 2025 का एशियन यूथ गेम्स। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। 2025 का एशियन यूथ गेम्स जो है वो कहाँ पर हुआ था? बहरीन की कैपिटल मनामा में। ठीक है, बहरीन में जो मनामा है वहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इंडिया का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इंडिया ने टोटल यहाँ पर 48 मेडल्स जीते हैं और इसी के साथ हमने क्वालिफाई कर लिया है 2026 के यूथ ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 86। हम 86वें स्थान पर थे। ठीक है, विश्व न्याय परियोजना ने WJP विधि नियम सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में देश की रूल ऑफ लॉ की स्थिति का आकलन किया जाता है। रैंकिंग में कुल 143 देश शामिल थे और क्षेत्राधिकार मापन के आयाम 8 थे और 44 यहाँ पर संकेतक यानी इंडिकेटर्स थे। ठीक है, भारत का स्थान यहाँ पर है 86। कुल स्कोर हमारा है 0.49। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। टॉप 3 देश कौन से थे? डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। इनका स्कोर आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 2025 में 68% देशों में कानून के शासन में गिरावट आएगी, जो पिछले वर्ष के 57% से ज़्यादा है। आखिरी स्थान मिला वेनेजुएला को 143वां पोजीशन और अफगानिस्तान 142वें स्थान पर रहा। गिरावट वाले देश कौन से हैं? रूसी संघ, सूडान और मोजाम्बिक। ठीक है, किसी में भी आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ओके, आखिरी स्थान याद रखिएगा किसको मिला है? वेनेजुएला देश को और पहले स्थान पे था डेनमार्क। भारत की रैंक है यहाँ पर 86। किसी भी इंडेक्स में बस यही 3 बातें आपसे पूछी जाती हैं। इसी के साथ पिछले दिनों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का ज़्यादातर वनडे एग्जाम में, इसका जो है Q3 का रिजल्ट सामने आ गया है। यानी जो Q3 की रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, वो रिलीज़ करी गई। आपको याद रखना है कि इसमें इंडिया की रैंक है 85। ठीक है, Q2 में इंडिया की रैंक थी 77 और Q1 में इंडिया की रैंक थी 85। ठीक है, तो पहले 85 थी, फिर थोड़ा सा इंप्रूव हुई, 77 पर हम आए और फिर से 85 पर आ गए हैं। और याद रखिएगा कि इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 में टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री थी? तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे इफेक्टिव माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित शेवेलियर डे ला ऑर्डर नेशनल डू मेरिट, नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सुनील कांत मुंजाल को। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये जो अवार्ड है कौन सा देश देता है? फ्रांस देता है और ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इनके वर्ष 2025 में दिया गया है सुनील कांत मुंजाल को। कौन है ये? हीरो एंटरप्राइज के अध्यक्ष हैं और सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक हैं। क्यों दिया गया? भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान और व्यापार तथा कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये दिया गया सुनील कांत मुंजाल को, जो कि हीरो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने बहुत बार बात की है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी बहुत सारे टाइम टू टाइम अवार्ड्स मिलते रहते हैं। 2025 में अगर हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखें जो इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं, तो नामीबिया देश ने इनको अपना ऑनर दिया था। इसके अलावा सिप्रस देश ने दिया था, फिर घाना ने भी दिया था और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो देश है उन्होंने भी अपना ऑनर दिया था। ब्राज़ील देश ने और इसके अलावा मॉरिशस ने भी दिया था और श्रीलंका ने। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके जो ऑनर्स हैं वो दिए गए हैं इस साल मोदी जी को। कई बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉलोइंग में से कौन से ऐसा देश है जिसने 2025 में मोदी जी को अवार्ड नहीं दिया। इसमें से कुछ भी एक अलग ऑप्शन आ जाएगा तो आपको वही टिक कर देना है। ठीक है, तो आपको हर एंगल से पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ताकि आप रेडी रहें अपने आंसर के लिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी साबित हुई है मदुरई। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का ये 9वां संस्करण था। इसको कौन जारी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। थीम क्या थी? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल यानी 3 Rs। स्लोगन क्या था? स्वच्छ शहर स्वस्थ नागरिक। ये भारत के शहरों का मूल्यांकन निम्न मानकों पर करता है: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिक प्रतिक्रिया, स्वच्छ एवं स्वास्थ्य, नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं। ठीक है, भारत के सबसे टॉप 3 गंदे शहर कौन से साबित हुए? पहला है मदुरई, दूसरा है लुधियाना और तीसरा है चेन्नई। छोटे शहर स्वच्छ शहर रैंकिंग में देखेंगे तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में फर्स्ट पे है इंदौर, दूसरे पे है सूरत और तीसरे पे है नवी मुंबई। 3 से 10 लाख आबादी में देखेंगे तो पहले पे है नोएडा जो कि यूपी में है, दूसरे पे है चंडीगढ़ और तीसरे पे है मैसूर कर्नाटका का। ठीक है, तो ये सारे रैंकिंग है जो आपको याद रखना है। याद रखिएगा, इंडिया का डर्टीएस्ट सिटी साबित हुआ है मदुरई। ओके, देखिए अलग अलग इंडेक्स अलग अलग बॉडीज़ रिलीज़ करती हैं। पिछले दिनों नंबियो ने अपना सेफेस्ट सिटी का इंडेक्स रिलीज़ किया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि कौन सी सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा सेफ़ है। ठीक है, और इसमें इन्होंने मैंगलोर को फर्स्ट पोजीशन पे रखा था। मैंगलोर फर्स्ट पे था, इसके बाद इनका था सेकंड शहर वडोदरा और तीसरे पे इन्होंने रखा था अहमदाबाद को। ठीक है, तो आप ये भी देखा करिए कि कौन सी बॉडी है जो इस इंडेक्स को रिलीज़ कर रही है, किस बॉडी की हम बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दिया करिए। तो नंबियो के हिसाब से इनकी सेफेस्ट सिटी कौन सी है? मैंगलोर। ओके, अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातत्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो 1 लाख आर्टिफैक्ट्स के साथ ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का इनॉग्रेशन हो गया है इजिप्ट में। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम साबित होने वाला है। ये संग्रहालय गीज़ा के महान पिरामिडों के पास स्थित है और इसे अक्सर मिस्र की प्राचीन सभ्यता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहा जाता है। कहाँ पर है? काहिरा के पास, गीज़ा के महान पिरामिडों के नज़दीक। मुख्य आकर्षण इसका क्या है? इसमें पहली बार राजा तूतनखामुन के मकबरे से प्राप्त 5000 से अधिक वस्तुओं का संपूर्ण खजाना एक साथ प्रदर्शित किया गया, जिसमें उनका प्रतिष्ठित सोने का मुखौटा भी शामिल है। ठीक है, मिस्र की बात करेंगे तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है काहिरा, करेंसी है मिस्र पाउंड और वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, इजिप्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? इजिप्ट के एक पर्सन हैं और इनका नाम है खालिद अल एनानी। इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करके रखना है। खालिद अल एनानी इजिप्ट से हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, इसी के साथ ये पहले इजिप्शियन मैन हैं, यानी पहले इजिप्ट के पर्सन हैं जो कि डायरेक्टर जनरल बनेंगे यूनेस्को के। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है? कौन सा एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया टू टेस्ट ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज इन द डेजर्ट वॉरफेयर? आंसर हो जाएगा वायु समन्वय 2। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारतीय सेना ने वायु समन्वय 2 नामक एक प्रमुख ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास का आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2025 के दौरान दक्षिणी कमान के अंतर्गत अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया। वायु समन्वय 2 का उद्देश्य युद्ध में ड्रोन के उपयोग और उनके निष्प्रभावीकरण से संबंधित सिद्धांतात्मक सिद्धांतों को परखना है। ठीक है, तो ये जो वायु समन्वय 2 एक्सरसाइज है, इसको किस बॉडी ने कंडक्ट किया? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में दे देंगे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स। तो आपको करेक्ट आंसर टेक करना है इंडियन आर्मी को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो पिछले दिनों समुद्र शक्ति हुई है। समुद्र शक्ति पिछले मंथ यानी अक्टूबर में कंडक्ट की गई। कौन से देश के बीच में होती है ये? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मणिपुर में फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार जिसका नाम है चवांग कुट मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा मनाया गया है? चवांग कुट नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है यहाँ की चिन, कुकी और मिजो ट्राइब। ठीक है, तो मणिपुर के चिन, कुकी, मिजो समुदायों ने 1 नवंबर को फसल कटाई के बाद का त्यौहार चवांगकुट मनाया, जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। चवांगकुट त्यौहार मणिपुर के कुकी, चिन, मिजो समूहों की विभिन्न जनजातियों की वार्षिक फसल का उत्सव है। ये त्यौहार अच्छी फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद देने और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। ठीक है, 2 बातें याद रखनी है आपको। चवांगकुट नाम का फेस्टिवल मणिपुर स्टेट में मनाया जाता है। कौन सी ट्राइब या कौन सी कम्युनिटी है जो मनाती है? तो चिन, कुकी और मिजो ट्राइब। ठीक है,
इसी के साथ पिछले दिनों बिहू भी मनाया गया था, और बिहू कौन से स्टेट का त्यौहार है? असम का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का बिहू होता है, साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला है आपका माघ बिहू, दूसरा है यहाँ पर बोहाग बिहू, और तीसरा है काटी बिहू। ठीक है, तो जो माघ बिहू है ये जनवरी मंथ में मनाते हैं, बोहाग बिहू अप्रैल के आसपास मनाया जाता है, और काटी बिहू को अक्टूबर मंथ में। तो हाल ही में असम ने अपना काटी बिहू सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम थोड़े से यहाँ पर महोत्सव रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक जीके के तौर पर एग्जाम में आ जाता है कई बार। रोंगाली बिहू, जिसको आप बोहाग बिहू कहते हैं, ये कौन से स्टेट का त्यौहार है? असम का। नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। फूलदेई त्यौहार है उत्तराखंड का। निंगोल चक्कौबा त्यौहार है मणिपुर का। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोनम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है, ये नववर्ष दिवस उत्सव है यहाँ का। लोसर फेस्टिवल तिब्बत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण इनका बौद्ध पर्व है। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु का है। सिमालू महोत्सव असम का है। कागेत नृत्य महोत्सव सिक्किम का है। मकर विलक उत्सव केरला में मनाया जाता है। फ्लामिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। गान नगई महोत्सव मणिपुर का है। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर के सवाल में इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्था ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने ऑनर किया विद द डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड नवंबर 2025 में? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, IIT कानपुर ने। ठीक है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने अपने सर्वोच्च सम्मान विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उन्हें लोक सेवा में उनकी उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व के लिए दिया गया। ये सम्मान IIT कानपुर के 66वें स्थापना दिवस समारोह में प्रदान किया गया। ज्ञानेश कुमार ने 1985 में IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त करी थी। ठीक है, तो इन्होंने अपना डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड दिया है ज्ञानेश कुमार को, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। ओके, इसी के साथ पिछले दिनों IIT दिल्ली न्यूज़ में था, क्योंकि ये बनाने वाले हैं अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस, और कहाँ पर बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अबू धाबी में। ठीक है, सिमिलरली IIT मद्रास जो है, इन्होंने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला था ज़ांज़ीबार में। ज़ांज़ीबार कहाँ पे लोकेटेड है? ये है तंजानिया देश में। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कौन है नए डायरेक्टर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के? आंसर है यहाँ पे अंकथी राजू, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का नया निदेशक प्रख्यात वैज्ञानिक अंकथी राजू को नियुक्त किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रमुख और प्रतिष्ठित प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना हुई थी जून 1961 को, और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अंकथी राजू। और फिलहाल हमारे DRDO के चीफ कौन है? अगर हम इसकी बात करें तो DRDO के चीफ हैं मिस्टर समीर वी कामत। ठीक है, पहले से लगभग 2022 से समीर वी कामत इसी पोजीशन पे हैं, और मई 2025 में इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो मई 2026 तक के लिए ये अब सेम पोजीशन पर बने रहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे आज के। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत को 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? दूसरा प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? और तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।